हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़्म पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एरिथ्रोपोइसिस। हेमाटोलॉजी की दुनिया में ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एरिथ्रोपोइसिस को आम अल्फाज के अंदर हम रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन कहते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम ये सीखेंगे कि आखिर बॉडी को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ती है कि वो रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करवाती है, और ये आरबीसीज़ आखिर में बनते किस जगह पे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, या बॉडी के अंदर वो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर आरबीसीज़ की फैक्ट्री मौजूद है, और आरबीसीज़ की फॉर्मेशन में कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो ज़रूरी होती हैं। सो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। एरिथ्रोपोइसिस को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर में रेड ब्लड सेल का फंक्शन क्या है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, रेड ब्लड सेल जिन्हें हम आरबीसीज़ भी कहते हैं या एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, ये हमारे ब्लड का एक इतना इम्पॉर्टेंट सेलुलर कंपोनेंट है कि जिसका जो फंक्शन है वो है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करवाना, यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, यानी ऑक्सीजन को टिश्यूज़ तक पहुंचाना और टिश्यूज़ से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स की तरफ लेकर आना। दिस इज़ एक्चुअली द मेन फंक्शन ऑफ द आरबीसीज़। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर में आरबीसीज़ की फॉर्मेशन होती क्यों है। बॉडी को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ती है बेटा कि वो आरबीसीज़ की फॉर्मेशन का हुक्म देती है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को समझना है। सबसे पहले आप ये देखें कि एज ए सेड अर्लियर कि एरिथ्रोपोइसिस किसे कहते हैं। एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं आरबीसीज़ की फॉर्मेशन को, यानी रेड ब्लड सेल्स का बनना एरिथ्रोपोइसिस कहलाता है। अब देखें, अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक्चुअल में लोकेशन क्या है बॉडी के अंदर, वो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर रेड ब्लड सेल्स की फैक्ट्री मौजूद है। तो इसको समझने के लिए ना यहाँ पर आपके सामने कुछ बुलेट पॉइंट्स में कुछ लिखी हैं चीज़ें, जिसमें पहली चीज़ है यॉर्क सैक। जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तब उसके रेड ब्लड सेल्स उसके यॉर्क सैक में बनते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज उसकी बढ़ती है, यानी वो लेट एम्ब्रियोनिक स्टेज में आता है, तो रेड ब्लड सेल्स कहाँ बनते हैं? लिवर के अंदर बनते हैं। इसी तरह स्प्लीन में भी कुछ रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है। लेकिन जब एक एनिमल या एक ह्यूमन बीइंग अडल्ट हो जाता है, कीप इन माइंड, जब एक ह्यूमन बीइंग या एनिमल अडल्ट होता है तो आरबीसीज़ की जो फैक्ट्री है, यानी आरबीसीज़ की जो लोकेशन है वो क्या है? रेड बोन मैरो। अब ये बोन मैरो, रेड बोन मैरो, कौन सी बोन्स? बॉडी में तो बेशुमार बोन्स हैं, तो आपने ये याद रखना है कि वो बोन्स जो कि लॉन्ग बोन्स कहलाती हैं, उन लॉन्ग बोन्स की एपिफाइसिस के अंदर हमारे पास रेड बोन मैरो मौजूद है, और रेड बोन मैरो में आरबीसीज़ फॉर्मेशन होती है। अब हम बेटा ये देखेंगे कि एक्चुअल में बॉडी को क्या ज़रूरत पड़ती है कि वो आरबीसीज़ की फॉर्मेशन करवाती है। इस चीज़ को हम लोग ड्राइविंग फैक्टर्स कहते हैं। आपको पता है, जैसा कि मैंने भी आपको बताया, कि आरबीसीज़ का मेन काम क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, यानी ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट। अगर किसी तरह से ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट ना हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैं कहूँ कि अगर ब्लड में ऑक्सीजन मौजूद ना हो, जिसे हम हाइपोक्सिया कहते हैं, तो बॉडी को ऐसा लगेगा कि पता नहीं ऑक्सीजन क्यों नहीं सेल्स या टिश्यूज़ तक परफ्यूज़ हो पा रही, ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं हो पा रही। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसीज़ की फॉर्मेशन करवाएगी ताकि ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज़ तक, सेल्स तक पहुंच पाए। सो हाइपोक्सिया एक ऐसी कंडीशन है कि जिसके अंदर एरिथ्रोपोइसिस जो है वो बॉडी करवाती है। सेकंड जो मेन ड्राइविंग फैक्टर है, डेट इज़ एनीमिया। हो सकता है कि ब्लड जो है वो इटसेल्फ लॉस हो, या हो सकता है किसी किस्म का हीमोलिटिक एनीमिया हो, आरबीसीज़ की डिस्ट्रक्शन हो रही हो, या एप्लास्टिक एनीमिया हो। एनीमिया किसी भी किस्म का होगा तो उसमें बॉडी क्या करेगी? आरबीसीज़ की फॉर्मेशन का हुक्म देगी। अनदर ड्राइविंग फैक्टर इज़ द ब्लड लॉस। हो सकता है किसी किस्म की इंटरनल ब्लीडिंग हो, एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो, हेमरेजेस वगैरह हो सकते हैं,
किसी भी वजूहात की वजह से, किसी भी वजह से अगर बॉडी से ब्लड लॉस होता है तो उससे आरबीसीज़ की नंबर्स के अंदर कमी आएगी। आरबीसीज़ जब कम होंगे तो बॉडी इस चीज़ को डिटेक्ट करेगी। कैसे करेगी ये हम आगे जाके देखते हैं। अब बॉडी को जब ये पता लगेगा कि आरबीसीज़ कम हो गए हैं तो वो हुक्म देगी कि एरिथ्रोपोइसिस को स्टार्ट करो। सो दीज आर एक्चुअली द ड्राइविंग फैक्टर्स, या एनीमिया या हाइपोक्सिया या ब्लड लॉस, these all are responsible factors for the formation of RBCs, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है that is the hypoxia. So these are all driving factors. अब हम चलते हैं, ये देखते हैं कि एक्चुअल में RBCs फॉर्मेशन होती कैसे है। अब देखिए बेटा, आपके सामने एक पिक्चर दिख रही होगी। इस पिक्चर में आपको मुख्तलिफ ऑर्गन्स दिख रहे हैं, लाइक किडनी है, लिवर है, एंड बोन मैरो है, किडनीज़ हैं, एंड सो ऑन एक्सेट्रा। इस पिक्चर को समझने के लिए सबसे पहले आप रिकॉल करें कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। लेट्स टेक एन एग्ज़ाम्पल कि आपके घर में किसी की दावत है और आपने ये सोचा है कि हम क्यों ना एक बिरयानी बनाएं। सो बिरयानी बनाने के लिए आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, लाइक आपको चावल चाहिए, आपको मुख्तलिफ़ मसाले चाहिए, आपको चिकन चाहिए, मटन, या जिसकी भी आप बिरयानी बना रहे हैं। दिस ऑल आर दी रिक्वायरमेंट्स। अगर ये चीज़ें होंगी तभी बिरयानी बन पाएगी। इसी तरह बेटा, अगर आरबीसीज़ की फॉर्मेशन करवानी है तो उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका मौजूद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अ लॉट ऑफ मिनरल्स, वाइटामिन्स, और ये चीज़ें हमें चाहिए। अगर आपको आरबीसीज़ का एक स्ट्रक्चर याद हो तो आरबीसीज़ जो हैं वो मोस्टली बाइकनकेव शेप के होते हैं। अब आरबीसीज़ के अंदर छोटे छोटे दाने होते हैं जिन्हें हम लोग हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। अब ये हीमोग्लोबिन बेसिकली है क्या? हीमोग्लोबिन इज़ एक्चुअली द कम्बिनेशन ऑफ हीम एंड ग्लोबिन। हीम और ग्लोबिन दोनों के मिलने से हीमोग्लोबिन बनती है। हीम इज़ एक्चुअली द आयरन। आम अल्फाज में आप हीम को आयरन कह सकते हैं, वो पोरफायरन रिंग है डेट कंटेन आयरन, और उसके अलावा जो ग्लोबिन है वो प्रोटीन है। तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि अगर आरबीसीज़ की फॉर्मेशन करवानी है तो आपको आयरन चाहिए, आपको अमाइनो एसिड्स चाहिए, आपको कुछ वाइटामिन्स चाहिए, एंड अदर स्टफ़, आपको ये चीज़ें चाहिए। अब हम बारी बारी देखते हैं कि एक्चुअल में किस तरह से आरबीसीज़ की फॉर्मेशन होती है। सो अब हम इसको समझने के लिए इस लेवल पे जाते हैं, स्टमक के लेवल पे। ऑलराइट, ये ग्रीन कलर में आपको जो दिख रहा है डेट इज़ अबाउट स्टमक। ये आपको एक स्टमक दिख रहा है। ऑलराइट, अब यहाँ पर आपने बात समझनी है कि स्टमक के बाहर यहाँ पर आपको Fe3 पॉजिटिव दिख रहा है, जहाँ मैंने ग्रीन में सर्कल किया है। दिस इज़ एक्चुअली द आयरन। ऐसे समझ लें कि आपकी बॉडी ने हुक्म दिया है कि आरबीसीज़ की फॉर्मेशन करवाओ, तो आप ये समझ लें कि उसके लिए सबसे पहली चीज़ आपको जो रिक्वायर है वो है आयरन। अब आयरन आप कहाँ से लेंगे? कुछ आयरन आपकी बॉडी में स्टोर होती है और कुछ आयरन जो है वो आप डाइट के थ्रू, हम डाइट के थ्रू या सप्लीमेंट्स के थ्रू लेते हैं। कुछ आयरन हमारी बॉडी में जो स्टोर होती है वो कौन सी आयरन है वो हम आगे जाके सीखेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एक ह्यूमन बीइंग ने एक ऐसी डाइट खाई जिसमें आयरन था, लाइक उसने कोई मीट खाया, कोई लीफी वेजिटेबल्स खाए कि जिसके अंदर आयरन था। अब वो आयरन किस फॉर्म में होगा? वो आयरन होगा Fe3 पॉजिटिव की फॉर्म के अंदर। वो आयरन उसने जब खाया तो वो स्टमक पे पहुंचा। ऑलराइट, अब वो जब स्टमक पे पहुंचेगा तो वो स्टमक से होता हुआ वो इंटेस्टिनल लेवल पर पहुंच जाएगा। अब आपको पता है कि इंटेस्टाइन बॉडी का एक वो पार्ट है जहाँ पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है वो देखी जाती है, क्योंकि वहाँ पर अ लॉट ऑफ ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं। अब इंटेस्टाइन के जो पार्ट्स हैं उनमें पहला पार्ट जो है डिड्यूनम है, देन जीजुनम है, एंड देन इलियम है। सो होता ये है कि जब कोई ह्यूमन बीइंग आयरन कंज्यूम करता है तो वो आयरन किस फॉर्म में होती है? Fe3 पॉजिटिव की फॉर्म में। वो आयरन ड्यूडेनम तक पहुंचती है। अब ड्यूडेनम क्या है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो इंटेस्टाइन के जो सेल्स हैं उन्हें हम एंटीरोसाइट्स कहते हैं। तो यहाँ पर आपने ये समझना है कि ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ येलो में, इट इज़ एक्चुअली अ सेल। ये एक एंटीरोसाइट बनाया गया है आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब होगा यह कि आयरन जो है इस
ये जो हमने आयरन कंज्यूम किया जो कि Fe3 पॉजिटिव स्टेज में था, इस आयरन ने अल्टीमेटली कहाँ जाना है, इसने ब्लड वेसल्स के अंदर जाना है, यानी ब्लड के अंदर जाना है। सो इसको ब्लड तक पहुंचने के लिए इसको क्रॉस करना पड़ेगा, यानी एंटीरोसाइट को क्रॉस करना पड़ेगा। सो इसको क्रॉस करना इसने कैसे है, सबसे पहले होगा ये कि ये जो Fe3 पॉजिटिव है, आप मेरे ये जो मैं आपको येलो में हाईलाइट कर रहा हूँ, आप इसकी तरफ गौर करेंगे तो आपको समझ आएगी। देखिए Fe3 पॉजिटिव जो था वो यहाँ पर आएगा, इंटेस्टिनल सेल यानी एंटीरोसाइट, ड्यूडेनम का जो सेल है वहाँ पर आएगा। वहाँ पर क्या होगा कि रेड कलर के अंदर आपको एक छोटा सा सर्कल दिख रहा है, ये एक एंजाइम है। ये एंजाइम का नाम क्या है, इस एंजाइम को ड्यूडेनल साइटोक्रोम बी कहते हैं। ये एंजाइम क्या करता है कि Fe3 को किस में कन्वर्ट कर देता है, Fe3 पॉजिटिव को Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। कौन, ये एंजाइम जिसे हमने ड्यूडेनम साइटोक्रोम बी का नाम दिया। अब जो ही ये Fe3 पॉजिटिव Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है तो ये एक ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की मदद से इस एंटीरोसाइट के अंदर एंटर हो जाता है। अब इसकी एंट्री के अंदर ये जो ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, इस ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन या प्रोटीन को हम लोग DMT कहते हैं, डाईवैलेंट मेटालिक ट्रांसपोर्ट। इसे क्या कहते हैं, इसे डाईवैलेंट मेटालिक ट्रांसपोर्ट कहते हैं। सो नाउ Fe2 पॉजिटिव अब बॉडी, अब ये कहाँ चला गया, ये एंटीरोसाइट में एंटर हो गया। अब इसकी एंट्री के साथ एक H पॉजिटिव भी एंटर होता है। अब जो ही ये एक एंटीरोसाइट यानी इंटेस्टाइन के सेल में चला जाएगा, सो ये फ्री लिविंग नहीं रहेगा, बिकॉज अगर ये Fe2 पॉजिटिव एंटीरोसाइट में एज अ फ्री लिविंग आयरन रहेगा तो ये फ्री रेडिकल्स जनरेट कर सकता है जो कि बॉडी के लिए नुकसानदेह होते हैं। तो होता क्या है कि जो ही ये एंटीरोसाइट के अंदर जाता है तो ये Fe2 पॉजिटिव किसके साथ कंबाइन हो जाता है, ये हो जाता है एक मॉलिक्यूल के साथ, यू कैन से एक प्रोटीन के साथ अटैच हो जाता है जिसे हम एपोफेरिटीन के नाम से जानते हैं। सो एपोफेरिटीन के साथ जो ही ये कंबाइन होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फेरिटीन के अंदर। सो यहाँ से आपने मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपने ये समझनी है। अगेन आई एम रिपीटिंग, एक ह्यूमन बीइंग ने आयरन कंज्यूम की। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एक ह्यूमन बीइंग था, उसने कोई वेजिटेबल खा लिया या उसने कोई मीट खा लिया, तो उसके मीट के अंदर या वेजिटेबल के अंदर जो था वो आयरन था। अब वो आयरन किस स्टेज में था, वो Fe3 पॉजिटिव किस स्टेज में था। वो आयरन उसके स्टमक में गया, स्टमक से बाद में वो इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम में एंटर हो गया। ड्यूडेनम के सेल्स के अंदर अब उसने जाना है। किस तरह जाना है कि सबसे पहले ड्यूडेनम का जो सेल है जिसे हमने एंटीरोसाइट कहा, उसकी सेल मेम्ब्रेन पे एक एंजाइम है जो कि आपको रेड कलर का दिख रहा है, उसको हम लोगों ने क्या कहा, ड्यूडेनम साइटोक्रोम बी। ये एंजाइम करेगा क्या, Fe3 पॉजिटिव को Fe2 में कन्वर्ट करेगा। जब आयरन Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा तो इस आयरन को डाईवैलेंट जो हमारे पास मेटालो ट्रांसपोर्ट है, ये मेम्ब्रेन प्रोटीन Fe2 पॉजिटिव को एंटीरोसाइट में एंटर करवा देगी। जो ही एंटीरोसाइट में Fe2 पॉजिटिव एंटर होगा तो वो एपोफेरिटीन के साथ जुड़ेगा और उस एपोफेरिटीन को किस में कन्वर्ट कर देगा, उस एपोफेरिटीन को फेरिटीन में कन्वर्ट कर देगा। नाउ दिस इज़ द फेरिटीन। अब ये फेरिटीन बन गया। अब ये आपने एक बात याद रखनी जो मैंने आपको पहले कही थी कि फेरिटीन इज़ एक्चुअली अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन इन द बॉडी। अब जब फ्यूचर के अंदर बॉडी को RBCs की फॉर्मेशन करवानी है और आयरन नहीं मौजूद, लाइक आप कोई सप्लीमेंट्स या डाइट के थ्रू आयरन नहीं आ रहा, तो बॉडी इस फेरिटीन को ऐसा यूज़ करेगी RBCs की फॉर्मेशन में। अब ये फेरिटीन एक क्लस्टर की फॉर्म में इस एंटीरोसाइट्स में रहेंगे और इस क्लस्टर को हम क्या नाम देंगे, इस क्लस्टर को हम लोग कहेंगे हीमोसाइट्रिन। क्या कहेंगे इसे हम, हीमोसाइट्रिन। सो व्हाट इज़ हीमोसाइट्रिन? हीमोसाइट्रिन इज़ एक्चुअली अ कम्बिनेशन ऑफ फेरिटिन, यानी बहुत सारे जब फेरिटिन्स आपस में गुच्छा बना लें तो उसे हीमोसाइट्रिन कहते हैं। अब यहाँ पर आपने ये समझना है कि बॉडी को जो हमने पहले चीज़ें पढ़ी, ड्राइविंग फैक्टर्स। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हाइपोक्सिक कंडीशंस बॉडी में आ गई, बॉडी में ऑक्सीजन नहीं है, तो बॉडी को जब पता लगेगा कि ऑक्सीजन नहीं है तो वो मैसेज भेजना स्टार्ट करेगी, स्टार्ट प्रोड्यूसिंग RBCs। ये मैसेज आएगा, स्टार्ट प्रोड्यूसिंग RBCs, यानी एरिथ्रोपाइसिस को बनाना शुरू करो।
सो अगर तो एक वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर एरिथ्रोपोइसिस होनी है, अगर तो वो आयरन एज अ सप्लीमेंट ले रहा है दैन इट्स ओके, वो आयरन भी यूज़ हो सकती है और ये फेरिटिन भी यूज़ हो सकती है क्योंकि बॉडी ने इसको इन्हीं सूरत हाल इसी तरह के मौक़ों के लिए संभाल के रखा था। अब क्या होगा, इस फेरिटिन ने ब्लड में जाना है। क्यों? आपको पता है कि आरबीसीज कहाँ बनने हैं? रेड बोन मैरो में, यानी बोन्स के अंदर। तो ये फेरिटिन तो एंटीरोसाइट में पड़ा है, तो अब इसने इस इंटेस्टाइन के सेल से निकल के बोन्स तक जाना है और लेके कौन जाएगा? ब्लड। अब ब्लड कहाँ पर है? इसी सेल्स के इर्द गिर्द जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर ब्लड दौड़ रहा है। अब उसने क्या करना है, इस फेरिटिन ने ब्लड वेसल्स में जाना है। अब कैसे जाना है तो इसको समझते हैं हम, ठीक है। दिस इज़ द फेरिटिन। अब होगा क्या कि ये फेरिटिन जो ही सिग्नल आएगा कि फेरिटिन को भेजो, अब फेरिटिन यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा और जो ऐसी मेम्ब्रेन प्रोटीन जो कि फेरिटिन को एंटीरोसाइट से बाहर निकालेगी ताकि वो ब्लड वेसल में जाए, दिस मेम्ब्रेन प्रोटीन इज़ नाउन एज फीरोपोर्टिन। दिस मेम्ब्रेन प्रोटीन इज़ नाउन एज फीरोपोर्टिन, ये फीरोपोर्टिन है। सो फीरोपोर्टिन क्या है? फीरोपोर्टिन एक ऐसी मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो कि फेरिटिन को ट्रांसपोर्ट करवाती है ताकि वो ब्लड वेसल्स में जा सके। ऑलराइट, अब जो ही फेरिटिन एंटीरोसाइट से बाहर निकलेगा तो एक एंजाइम होगा जिससे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हिपास्टिन। इस एंजाइम का काम ये है कि वो अगेन इस Fe2 पॉजिटिव को Fe3 में कन्वर्ट कर देगा। अब ये Fe3 पॉजिटिव आसानी से ब्लड वेसल्स के अंदर दाखिल हो जाएगा। सो ये एक जर्नी थी आयरन की, आपके स्टमक से लेके आपके ब्लड वेसल्स तक। जो ही Fe3 पॉजिटिव ब्लड वेसल्स में एंटर होगी, अगेन वो फ्री लिविंग स्टेज में नहीं रहेगी। और वो किस स्टेज में है? वो साथ ही एक रिसेप्टर के साथ, एक प्रोटीन के साथ अटैच हो जाएगी जिसे ट्रांसफेरिन कहते हैं। अब ये Fe3 पॉजिटिव ब्लड वेसल्स में चले गई है लेकिन वो ट्रांसफेरिन रिसेप्टर के साथ अटैच है। अब ये ट्रांसफेरिन रिसेप्टर क्या करता है? ये ट्रांसफेरिन रिसेप्टर्स यहाँ से होता हुआ ये लिवर तक आ जाता है और क्या करता है कि लिवर के पास एक रिसेप्टर है। ये रिसेप्टर स्पेसिफिकली डिज़ाइंड है किसके लिए? ट्रांसफेरिन के लिए। अब जो ही ट्रांसफेरिन इस रिसेप्टर के साथ जुड़ता है तो फ़ौरन फेरिटिन जो है वो, यानी जो आपने पढ़ा ऊपर Fe3 पॉजिटिव, वो कहाँ चले जाती है? वो लिवर के अंदर चले जाती है। जो ही वो लिवर के अंदर जाती है तो लिवर के जो सेल्स हैं जिन्हें हम हिपैटोसाइट्स कहते हैं, उन सेल्स के न्यूक्लियस में जो DNA है उसमें जो जीन है, अगेन जो हिपैटोसाइट्स के सेल हैं उनमें एक जीन है, वो जीन एक्टिव होती है और वो एक्टिवेशन से ट्रांसक्राइब करती है, दैन ट्रांसलेशन, और एक प्रोटीन बनाती है जिसे हेप्सिडिन कहते हैं। ये हेप्सिडिन डायरेक्टली किसको कंट्रोल करती है? ये फीरोपोर्टिन को कंट्रोल करती है। फीरोपोर्टिन, अब क्या होगा, अगर हेप्सिडिन ज़्यादा होगा तो फीरोपोर्टिन को इनहिबिट किया जाएगा ताकि भाईजान ज़्यादा Fe2 पॉजिटिव को एंटीरोसाइट से बाहर ना निकालें। ज़रा सोचने की बात है, सोचें, ज़रा गौर करें। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि होगा क्या कि बॉडी के अंदर आयरन बहुत ज़्यादा है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, बॉडी के अंदर आयरन बहुत ज़्यादा है। आयरन ज़्यादा तो इसका मतलब फेरिटिन ज़्यादा है, फेरिटिन ज़्यादा है तो इसका मतलब फेरिटिन ब्लड में आ रहा है। जब वो ब्लड में आ रहा है तो ज़ाहिर बात है वो लीवर तक पहुंच रहा है। जब वो लीवर तक पहुंच रहा है तब होगा क्या कि लीवर के अंदर हेप्सिडिन एक्टिव होगा। हेप्सिडिन जितना एक्टिव होगा, हेप्सिडिन नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट करेगा फीरोपोर्टिन पर, कि फीरोपोर्टिन को कहेगा कि ज़्यादा आयरन को मेरे पास ना भेजो क्योंकि ऑलरेडी आयरन बहुत ज़्यादा मौजूद है। अब इस हेप्सिडिन को एक और कंट्रोल करने वाली प्रोटीन है जिसे HFE प्रोटीन कहते हैं। HFE प्रोटीन ज़्यादा होगी तो हेप्सिडिन कम होगा, हेप्सिडिन ज़्यादा होगा तो फीरोपोर्टिन ज़्यादा होगा। दिस इज़ ऑल द मैकेनिज़्म ऑफ हाउ आयरन ट्रांसपोर्ट्स, ठीक है। अब होगा क्या, तो अभी तक आपने यह समझा कि किस तरह से हेप्सिडिन फीरोपोर्टिन को कंट्रोल करता है। सो अभी तक हमने अपनी पहली रिक्वायरमेंट पूरी की कि हमें आरबीसीज़ की फॉर्मेशन के लिए आयरन चाहिए। आयरन कहाँ से आया? आयरन डाइट से आ सकता है, आयरन कुछ स्टोर हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ फेरिटिन। अब वो आयरन अगर डाइट से आ रहा है तो सबसे पहले वो Fe3 से Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, Fe2 पॉजिटिव के बाद वो एंटीरोसाइट्स में एंटर होगा, वो फेरिटिन में कन्वर्ट होगा,
फेरिटिन के बाद वो दोबारा एंटीरोसाइट्स को लीव करेगा, बाद में वो ब्लड में जाएगा। ब्लड के अंदर वो एक ऐसे रिसेप्टर के साथ जुड़ेगा जिसे ट्रांसफेरिन कहते हैं। वो रिसेप्टर जो है वो लीवर के पास आएगा और लीवर हेप्सिडिन बनाएगा ताकि कंट्रोल किया जा सके ज़्यादा आयरन की एग्ज़िट को। सो दिस इज़ हाउ आयरन एक्चुअली ट्रांसपोर्ट। ये पहला रिक्वायरमेंट था जो हमारे पास आरबीसीज़ की फॉर्मेशन में आयरन किस तरह हुआ, मैंने आपको सारा बताया। अब नेक्स्ट हमने ये देखना है कि आयरन के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बॉडी को रिक्वायर है आरबीसीज़ की फॉर्मेशन के लिए। वो कौन सी चीज़ें हैं? लेट्स हैव अ लुक। यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही होगी, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पर आपको यहाँ पर B12 दिख रहा होगा। B12 दिस इज़ एक्चुअली विटामिन B12 जिसे कोबैलामिन भी कहते हैं। और साथ ही आपको F दिख रहा होगा। F स्टैंड्स फॉर फोलिक एसिड या फोलेट। अब याद रखें कि विटामिन B12 और फोलिक एसिड जिसे फोलेट कहते हैं, ये दोनों भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आरबीसीज़ की फॉर्मेशन में। ये भी इसी तरह हम डाइट के थ्रू लेते हैं। डाइट के थ्रू ये ट्रैवल करते हैं स्टमक से। स्टमक के बाद ये भी ड्यूडेनल सेल्स तक गुजरते हैं। ड्यूडेनल सेल्स को क्रॉस करके ब्लड वेसल्स में चले जाते हैं। ये देखें फोलिक एसिड यहाँ पर मौजूद है। लेकिन यहाँ पर समझने की बात है वो है विटामिन B12 जिसे हम कोबैलामिन कहते हैं। इसकी ट्रांसपोर्ट के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर है कि जब विटामिन B12 ट्रैवल करता है तो विटामिन B12 इलियम के लेवल तक पहुंचता है। दिस इज़ इलियम। लेकिन यहाँ पर पहुंचने से पहले स्टमक के अंदर एक सेल्स होते हैं जिन्हें हम पाराइटल सेल्स कहते हैं। वो पाराइटल सेल्स एक प्रोटीन को एक्टिव करती हैं जिसे हम लोग इंट्रिंसिक फैक्टर के नाम से जानते हैं। ये इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 को अपने साथ जोड़ते हैं और फिर से कहते हैं आओ चलें। अब उन्हें कहाँ पहुंचाएंगे? अब वो उन्हें पहुंचाएंगे यहाँ पर इलियम के सेल्स तक। अब जो ही इलियम तक ये विटामिन B12 पहुंचेगा तो ये इलियम के अंदर एंटर हो जाएगा। इलियम के अंदर एंटर होके अगेन ये उसको ट्रांसपोर्ट करता हुआ ब्लड वेसल्स के अंदर चला जाएगा। सो दिस इज़ हाउ विटामिन B12 जिसे हमने कोबैलामिन कहा, फोलिक एसिड और आयरन, ये तमाम इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आरबीसीज़ की फॉर्मेशन के लिए। अभी तक हमने ये सीखा इस डायग्राम की मदद से कि किस तरह आयरन ट्रांसपोर्ट होता है, किस तरह से विटामिन B12 ट्रांसपोर्ट होता है और किस तरह से फोलेट ट्रांसपोर्ट होता है। इन तीनों के अलावा हमें कार्ब्स भी चाहिए, ठीक है, हमें फ़ैट्स भी चाहिए, हमें अमाइनो एसिड्स भी चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा हीमोग्लोबिन जो है वो बेसिकली अमाइनो एसिड्स है, एक प्रोटीन है। इसी तरह हमें कार्ब्स भी चाहिए, हमें फ़ैट्स भी चाहिए। सो ये तमाम ऐसी रिक्वायरमेंट्स थी जो कि आरबीसीज़ की फॉर्मेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। अभी तक हमने सीखा कि हमारे पास, आप ऐसे समझ लें कि आपने जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी बिरयानी की, आपके पास चावल भी आ गए, आपके पास मसाला जात भी आ गए, आपके पास एवरीथिंग, आपके पास गोश्त वगैरह भी आ गया। अब आपने बनाना स्टार्ट करना है। सो बनना कैसे है अब हम ये सीखते हैं, ठीक है। सो इसके लिए हम इस डायग्राम पे चलते हैं जो आपके सामने यहाँ एक लॉन्ग बोन बनाई गई है, ठीक है। ये आपके सामने एक लॉन्ग बोन है। अब इस लॉन्ग बोन को आपने समझना है किस तरह। अब इस लॉन्ग बोन को समझने के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें किडनी तक पहुँचाएगी, उसको हमने समझना है। दिस इज़ किडनी। अब किडनी के अंदर नेफ्रॉन है और नेफ्रॉन के अगर आपको पार्ट्स का पता हो तो इसमें एक पार्ट है जिसे हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। उन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुलर सेल्स के अंदर ये एक सेल बनाया गया है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुलर सेल। अब इस सेल्स के अंदर आपको ये एक DNA दिख रहा है और रेड पोर्शन के अंदर एक जीन है। होता ये है कि बॉडी के अंदर जो ही ऐसी कंडीशंस पैदा हो जाएं कि ज़रूरत पड़ जाए आरबीसीज़ की फॉर्मेशन के लिए, तो किडनी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि किडनी एक ऐसी प्रोटीन, एक ऐसी हार्मोन बनाएगी जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो हार्मोन या प्रोटीन नहीं होगी तो आरबीसीज़ की फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। अब वो क्या चीज़ है? वो है EPO। EPO स्टैंड्स फॉर एरिथ्रोपोइटिन। अब होता क्या है? एरिथ्रोपोइटिन एज ए सेड अर्लियर एक प्रोटीन है, एक हार्मोन है। सो होगा क्या, यहाँ पर आपको सामने एक पिक्चर में अगर आपको दिख रहा हो तो पिक्चर में आपको यहाँ पर एक HIF दिख रहा है। दिस इज़ नॉन एज हाइपोक्सिया इंड्यूसेबल फैक्टर या हाइपोक्सिया इंडक्शन फैक्टर भी कह सकते हैं। अब होता ये है कि इसको बहुत शौक़ है इस जीन के साथ जुड़ने का।
अब जो ही ये हाइपोक्सिया इंडक्शन फैक्टर जो है या इंड्यूसिबल फैक्टर ये इस जीन के साथ जुड़ता है, तो ये जीन जो है फ़ौरन क्या करती है, ट्रांसक्राइब होके आरएनए बनाती है और ट्रांसलेटेड होके एरिथ्रोपोइटिन बना देती है। अब हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर अगर हर वक्त इसके साथ चिपका रहेगा तो हर वक्त एरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस होगी, तो आरबीसीज हर वक्त बॉडी में बनते जाएंगे जो कि नुकसान का बायस है। सो इस हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर को एक ऐसी चीज़ है जो जप्पी डाल के रखती है, उससे रोक के रखती है, उसे कहती है नहीं जाने देना, जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। ठीक है, तो वो एक प्रोटीन है। ये आपको जो ऑरेंज कलर में दिख रही है लाइक अ डक, आपको एक बत्तख की तरह बनाई गई है। अब ये हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर को अपने साथ जोड़ के रखती है, और ये जो प्रोटीन है दिस इज़ एक्चुअली हाइड्रोक्सिलेटेड, इसमें OH ज़्यादा है। अब यहाँ पर आप सोचें कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर बॉडी में ऑक्सीजन कम है, सो जब ऑक्सीजन कम है तो ये जो डक की तरह एक प्रोटीन है ये क्या करेगी, लूज़ हो जाएगी। क्यों, इसको ऑक्सीजन चाहिए। अब जब ऑक्सीजन नहीं है तो ये लूज़ हो जाएगी, जब ये लूज़ हो जाएगी तो HIF यानी हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर इसकी ग्रिप से निकल जाएगा और ये फ़ौरन इस जीन के साथ अटैच हो जाएगा, और ये जीन फ़ौरन ट्रांसक्राइब और बाद में ट्रांसलेटेड होके एरिथ्रोपोइटिन को प्रोड्यूस करेगी। सो दिस इज़ हाउ अ किडनी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन। अब हमने ये सीख लिया एरिथ्रोपोइटिन बन गया, अब इसका काम क्या है इसको हमने सीखना है। तो इसके लिए आप ये डायग्राम देखें, ये एक बोन, आपके पास एक लॉन्ग बोन है, उसके अंदर बोन मैरो है। अब आरबीसीज की फॉर्मेशन स्टार्ट होने लगी है, क्यों, सब कुछ पहुंच गया, आयरन भी आ गया, विटामिन B12 भी आ गया हमारे पास, उसके अलावा मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स भी आ गए, फैट भी आ गए, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एरिथ्रोपोइटिन भी आ गया। अब होगा क्या कि रेड बोन मैरो के अंदर एक प्लूरीपोटेंट सेल है जिसको कहते हैं हीमोसाइटोब्लास्ट। ये हीमोसाइटोब्लास्ट फर्दर 2 सेल्स के अंदर डिफ्रेंशिएट होगा, माइलाइट स्टेम सेल्स और लिम्फाइड स्टेम सेल्स। माइलाइट स्टेम सेल्स जो हैं दे फर्दर डिफ्रेंशिएटेड इनटू प्लेटलेट्स, इनटू आरबीसीज, इनटू WBCs। अब क्या होगा, एरिथ्रोपोइटिन यहाँ पर आएगा, उससे कहेगा ओ भाईजान रुको, मुझे आरबीसीज चाहिए, जस्ट मुझे प्लेटलेट्स नहीं चाहिए, मुझे WBCs नहीं चाहिए। तो ये एरिथ्रोपोइटिन इस माइलाइट को सिर्फ डिफ्रेंशिएट करवाएगा आरबीसीज के लिए, और ये माइलाइट स्टेम सेल्स कन्वर्ट हो जाएंगे प्रो एरिथ्रोब्लास्ट के अंदर। यहाँ तक समझ आ गई। अब प्रो एरिथ्रोब्लास्ट फर्दर कन्वर्ट होने जा रहे हैं, ठीक है। अब प्रो एरिथ्रोब्लास्ट फर्दर कन्वर्ट डिफ्रेंशिएट होंगे बेसोफिलिक के अंदर। क्योंकि प्रो एरिथ्रोब्लास्ट के अंदर कुछ जीन्स हैं, और ये एरिथ्रोपोइटिन उन जीन्स को एक्टिव करवा के कहेगी कि फ़ौरन ट्रांसक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा RNA बनाओ। सो बेसोफिलिक हमारे पास जो एरिथ्रोब्लास्ट हैं, इसीलिए वो हमारे पास बेसोफिलिक हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा मैसेंजर RNAs मौजूद होते हैं। अब बेसोफिलिक हमारे पास जो एरिथ्रोब्लास्ट है ये फर्दर कन्वर्ट होता है पॉलीक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट में। क्यों, अब क्योंकि मैसेंजर RNA फर्दर ट्रांसलेट हो रहे हैं इनटू प्रोटीन्स, इसलिए वो रेड आपको दिख रहा है, पॉलीक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट फर्दर कन्वर्ट होंगे ऑर्थोक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट में। इस दौरान एक बात बेटा याद रखें कि प्रोटीन्स ज़्यादा बन रही हैं, क्योंकि आपको पता है आरबीसीज में हीमोग्लोबिन मेन चीज़ है, वो प्रोटीन है, तो ज़्यादा प्रोटीन्स बन रही हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़, न्यूक्लियस जो है वो कंडेंस हो रहा है, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। न्यूक्लियस सुकर रहा है, कंडेंस हो रहा है। जो ही ऑर्थोक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट बनेंगे तो न्यूक्लियस इतना सुकर जाएगा कि वो बाहर फेंक दिया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस ऑर्थोक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट से बाहर आ जाएंगे और मैक्रोफेजेस उन्हें खा जाएंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि आपने मेरा बेटा सोचना है कि आखिर आरबीसीज में न्यूक्लियस क्यों नहीं होता। तो इसका सिंपल आंसर ये है, क्योंकि आरबीसीज का जो मेन काम है वो है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाना। तो न्यूक्लियस इसी लिए नहीं होता ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन आरबीसीज में मौजूद रहे और वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सके। अब यहाँ पर आपने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता। तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, अगर आपको पता हो, माइटोकॉन्ड्रिया एक आप कह लें पावर हाउस होता है सेल का, जो कि ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करता है और ATP बनाता है। अब आरबीसीज का काम ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ नहीं करना, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाना है। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया आरबीसीज में होंगे तो वो तो ऑक्सीजन को खुद ही यूटिलाइज़ कर लेंगे। इसीलिए कुदरत का ये निज़ाम ही इस तरह का है कि आरबीसीज जो ही अपनी प्रोडक्शन स्टेजेस से गुज़रते हैं तो
तो उनका न्यूक्लियस कंडेंस होता रहता है, सिकुड़ता रहता है और आखिर वाली स्टेज में जाके उनका न्यूक्लियस भी उनसे बाहर निकल जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी। अब ये ऑर्थोक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट बोन से निकल के ब्लड वेसल्स में आ जाते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू रेटिकुलोसाइट्स, जो कि इमैच्योर आरबीसीज हैं। अब ये रेटिकुलोसाइट्स फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ये मैच्योर आरबीसीज एरिथ्रोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो इस तरह आरबीसीज की फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पर क्वेश्चंस या आप एक माइंड में अपनी क्वेश्चन ज़रूर सोचिएगा कि हमने देखा कि आरबीसीज की फॉर्मेशन में हमें एरिथ्रोपाइटिन चाहिए, वो क्यों चाहिए वो भी हमने देख लिया। हमें आयरन चाहिए, आयरन क्यों चाहिए? क्योंकि आयरन हीम बनाएगा। हीम क्या है? हीमोग्लोबिन का एक मेन पार्ट है। लेकिन यहाँ पर हमने कहीं विटामिन B12 की बात नहीं की, कहीं हमने फोलेट की बात नहीं की। तो उसका आंसर इस लेवल पे है, ऑर्थोक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट के लेवल पे। उसका आंसर ये है कि आपने यहाँ पर देखा कि जो ही ये कन्वर्जन्स हो रही थी, यानी पॉलीक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट ऑर्थोक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट में जा रहा था, तो ये विटामिन B12 और फोलेट ही रिस्पॉन्सिबल थे और ये क्या करवाते थे? न्यूक्लियस को कंडेंस करवाते थे, ताकि न्यूक्लियस कंडेंस्ड होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन की एक्यूमुलेशन हो पाएगी। अब देखें, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर एक ऐसा पेशेंट है जिसमें विटामिन B12 की कमी है, डेफिशिएंसी है, तो क्या होगा? न्यूक्लियस कंडेंस नहीं होगा। जब न्यूक्लियस कंडेंस नहीं होगा तो वो किस तरह का एनीमिया कहलाएगा? कोई बच्चा मुझे सोच के बता सकता है? जब विटामिन B12 नहीं होगा तो न्यूक्लियस कंडेंस नहीं होगा, और जब न्यूक्लियस कंडेंस नहीं होगा तो आरबीसीज़ की जो शेप साइज़ है वो ज़्यादा होगा। जब आरबीसीज़ का साइज़ ज़्यादा होगा तो ऐसा एनीमिया, अगेन आरबीसीज़ का साइज़ ज़्यादा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अपना काम ही नहीं कर पाएगा। क्यों? जब न्यूक्लियस ही सारी स्पेस ले लेगा तो हीमोग्लोबिन कम रहेगी, अगेन ऑक्सीजन डिलीवरी नहीं होगी। तो ऐसा एनीमिया कहलाएगा मैक्रोसिटिक एनीमिया। मैक्रोसिटिक एनीमिया किन केसेस में होने के चांसेस हैं? उनमें से एक रीज़न ये है कि विटामिन B12 या फोलेट की डेफिशिएंसी है। माइक्रोसिटिक एनीमिया कब होगा? लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर डाइट में आयरन नहीं है, आयरन नहीं है, इट मींस हीमोग्लोबिन नहीं है। हीमोग्लोबिन नहीं है तो इसका मतलब कि आरबीसीज श्रिंक कर जाएंगे, तो ऐसा एनीमिया माइक्रोसिटिक एनीमिया कहलाता है। इस तरह से रेड ब्लड सेल्स की जो है वो फॉर्मेशन होती है। आपको अगर किसी किस्म का क्वेश्चन है या कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। इस लेक्चर के जो PDF नोट्स हैं वो मैं कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन के अंदर उनका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, टेक केयर।